नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? एक लंबे समय के बाद फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त तनसु कुमावत आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 साइंस के नए सिलेबस के अनुसार प्रश्न उत्तर यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। दोस्तों, इस बार पाठ हम बाद में लेंगे, लेकिन पहले डायरेक्ट ही प्रश्न उत्तर मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप बड़े ही तन्मयता से ये सॉल्यूशन कर पाएंगे और एक एक प्रश्न को आप हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे हमें एक समीकरण दी गई है, अभिक्रिया दी गई है। दोस्तों, आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा, लेकिन प्रश्न उत्तर करने में आपको समस्या आ रही होगी, तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें। देखिए, यहाँ पे लेड ऑक्साइड है, कार्बन के साथ में अभिक्रिया करके लेड एवं कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शीशा अपचयित हो रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमें बी, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तीसरा है कार्बन अपचयित हो रहा है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हमें उत्तर के ये ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे सारे, ए एवं बी, ए एवं सी, ए बी एवं सी और सभी। तो आइए हम इसकी समीक्षा करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहले ऑप्शन में शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन सत्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन ए में शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। देखिए, यहाँ पे अपचयित होने का मतलब है यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें से निकल रही है, पीबीओ पीबी में कन्वर्ट हो रहा है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन की वृद्धि थोड़ी हो रही है। तो यहाँ पे ये कथन है वो दूसरा असत्य है। तीसरे कथन की हम बात करते हैं, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड है वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये कथन है यहाँ पे असत्य है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एवं सी, ये ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत है, और हमें बताने क्या है, असत्य ऑप्शन। तो यहाँ पे ए एवं सी सही ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे ए बी एवं डी हैं वो ऑप्शन असत्य हैं, और ए एवं सी है वो सत्य हैं। सत्य वाले की बात करें, ए और सी सत्य हैं। तो यहाँ पे किताब के अनुसार देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए एवं सी ऑप्शन है वो सही माना गया है, यानी यहाँ पे सत्य की पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर में देख रहे हैं तो आप यहाँ पे ए एवं सी आंसर आ रहा है, तो ये दोनों बात सत्य हैं। तो आप ए एवं सी यहाँ पे सत्य वाला ऑप्शन है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और असत्य का पूछे तो बी एवं डी वाला है, लेकिन बी एवं डी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप ये आंसर इसका कर सकते हो। चलो दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, दूसरे की ओर। दूसरा प्रश्न है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? कि Fe2O3 यहाँ पे हमें दी गई है, और प्लस एल्यूमिनियम है, यहाँ पे Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन बन रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहले में संयोजन, दूसरे में द्विवीय विस्थापन, तीसरे में वियोजन और चौथे में विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया आप सभी जानते हैं क्या होती है, यानी एक अधिक सक्रिय तत्व के द्वारा कम सक्रिय तत्वों को उसके विलयन से हटा देना क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आप दोस्तों ये देख सकते हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो लोहा चूर्ण पे हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, तो देखिए लोहा चूर्ण क्या होता है, लोहा चूर्ण का सूत्र होता है Fe, और हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे HCl डालेंगे। तो दोस्तों, हमने HCl यहाँ पे डाल दिया, तो क्या बनेगा, FeCl2,
NaCl2 बनेगा और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी, साथ में H2 गैस बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें सही आ रहा है? तो ऑप्शन हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो ऑप्शन ए हम यहाँ पे सही करेंगे। तो दोस्तों समझ में आ रही होगी बातें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कराना भूलें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें ताकि सभी को ये पहुंच जाए। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों यहाँ पे जवाब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9th में पढ़ा था, यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद में तत्वों का जो कुल द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो आपने ये जाना। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखकर संतुलित करना है। तो यहाँ पे पहला कथन है दोस्तों कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया कर अमोनिया बनाता है। तो उत्तर में आप देख सकते हैं 3H2+N2 ये 2NH3 ये अमोनिया बन रहा है। दूसरे वाले में देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसकी समीकरण आप देख सकते हैं H2S+3O2 = 2H2O और +2SO2, ये यहाँ पे इसकी सही और संतुलित समीकरण है। तीसरे वाले में आप देख रहे हैं दोस्तों कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो सी वाले ऑप्शन में आप देख रहे हैं इसका सही जवाब कि BaCl2, ये है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं BaSO4 का क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप यहाँ पे अघुलनशील पदार्थ है उसका निर्माण हो रहा है। और अगले ऑप्शन डी वाले में देखते हैं, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो डी वाले ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे कि ये पोटेशियम है वो जल के साथ में क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2 बना रहा है। तो ये इस 5वें प्रश्न की सही समीकरण है, संतुलित समीकरण है। यहाँ पे आप देखकर अपने आंसर को कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 6, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2E हमें एक समीकरण दे रखी है पहले वाली। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HNO3 के पहले हम 2 लगाएंगे तो यहाँ पे देखो फिर ये समीकरण सारी संतुलित हो जाएगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, ये यहाँ पे इसकी संतुलित समीकरण आप देख सकते हैं। दूसरे वाली है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सल्फ्यूरिक अम्ल से हम क्रिया करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस H2O का यहाँ पे क्या होगा? निर्माण होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वाली है NaOH के पहले हम क्या लगा रहे हैं? 2 लगा रहे हैं, H2SO4 वैसा का वैसा है, इधर Na2SO4 बन रहा है और 2H2 यहाँ पे 2 के पहले भी हम H2O के पहले भी हमने क्या लगा दिए? यहाँ पे 2 लगा दिए हैं। तो यानी हम यहाँ पे सूत्रों के पहले कम से कम जो अंक हैं वो लगाकर इनको संतुलित कर सकते हैं। फिर है तीसरे वाली समीकरण है NaCl है सोडियम क्लोराइड प्लस HgNO3 AgCl प्लस NaNO3, ये हमारे पास एक समीकरण है असंतुलित। असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो संतुलित समीकरण है NaCl प्लस HgNO3 AgCl प्लस NaNO3 ये पहले से संतुलित है दोस्तों, तो इसको और संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, इसको और संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चौथे ऑप्शन में देखना बेरियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए हम क्या करेंगे? इसके पहले HCl के पहले 2 लगा देंगे तो ये सारी संतुलित हो जाएगी, यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या हमने बराबर कर दी है। तो ये सभी समीकरण अब संतुलित हो चुकी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो दोस्तों मैं ऊपर की ओर लेता हूँ थोड़ा इसको, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, ये है। तो यहाँ पे देखिए इसकी समीकरण यहाँ पे लिखी हुई है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2
तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O ये बन गया, ये संतुलित इसकी रासायनिक समीकरण हो गई। तो अगले की ओर चलते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनेगा, तो यहाँ पे आप आगे वाले पेज पे देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन है यहाँ पे मिलाएंगे तब जिंक नाइट्रेट प्लस Ag बनेगा, ये इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगले वाले में देख सकते हैं दोस्तों आप, तीसरे ऑप्शन में जो था हमारे एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर ये है, तो इसकी समीकरण हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये रही यहाँ पे कि एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। हमने कॉपर के पहले 3 लगाया है यहाँ पे, और इधर कॉपर क्लोराइड के पहले भी 3 लगाया है, एल्यूमिनियम के पहले 2 लगाया है चारों, और इधर भी एल्यूमिनियम क्लोराइड के पहले हमने 2 लगाया है। तो यहाँ पे ये समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। जो शब्दों में लिखी हुई होती है उन्हें शब्द समीकरण कहते हैं, और जो सूत्र एवं प्रतीकों के रूप में लिखी होती है उन्हें हम सूत्र समीकरण कहते हैं। और इसमें लास्ट है चौथे नंबर वाली, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट के साथ में क्रिया करके बेरियम सल्फेट एवं पोटेशियम क्लोराइड का लवण बनाती है। तो दोस्तों हम फिर अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ पे इसका सही जवाब देखने का प्रयास करते हैं। देखो BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, इसको हमने इस प्रकार से लिखा, और K2SO4 है यानी पोटेशियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये संतुलित इसकी समीकरण है। तो आप यहाँ पे सभी जवाब देख सकते हैं और अपने कॉपी में भी काम कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, प्रश्न संख्या 8। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों प्रकार के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे सभी की अच्छी तरह से, तो देखते रहिए। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड क्रिया करके और पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। तो देखना यहाँ पे पहले में पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र हम लिखेंगे KBr, जिंक बेरियम आयोडाइड का लिखेंगे BaI2, इसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड बनेगा Ki और BaBr2 यानी बेरियम ब्रोमाइड का निर्माण होगा यहाँ पे। और संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड के पहले 2 और Ki के पहले 2 लगा दिए हैं ताकि हमारी समीकरण वो संतुलित हो गई है। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ पे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। द्विविस्थापन दूसरे क्वेश्चन की बात करें हम, जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये वियोजित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके जिंक कार्बोनेट है, ZNO और CO2 यानी 2 उत्पादों में टूट रहा है। और आपको पता है कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया है वो किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरे वाले में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2 और 2HCl हमने इसको समीकरण के रूप में लिखा है। और यहाँ पे देखिए 2 अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एकल यौगिक बन रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया है वो वियोजन की विपरीत होती है, यानी वियोजन की विपरीत कौन सी होगी, संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो हम यहाँ पे संयोजन, यहाँ पे इसका सही जवाब लिखेंगे। तो इसी वाली अभिक्रिया हो गई संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो गया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। और लास्ट वाले में हम चलते हैं डी वाले में, Mg प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2। तो ये अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया का यहाँ पे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होंगी, जिसमें एक अधिक सक्रिय अभिकारक है वो कम सक्रिय अभिकारक को उसके यौगिक से हटा देता है। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पे आप 2 उदाहरण देख सकते हैं। एक तो है कोयले का जलना, जब कोयला जलेगा तो उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और साथ में ऊष्मा निकलेगी, तो ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हो गई। और दूसरे में आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका माइटोकॉन्ड्रिया में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ये भी ऊष्माक्षेपीय विक्रियाओं का उदाहरण है, यानी कोयले का दहन और श्वसन ये ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों दूसरा है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पादों के बनने पर ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोष्य विक्रियाएं कहलाती है, नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे आयरन सल्फेट है, आयरन ऑक्साइड में SO2 और SO3 में टूट रहा है, यानी EFeSO4 को जब हम ऊष्मा देंगे तो ये 3 उत्पादों में विभक्त हो जाता है। ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया भी है और साथ में ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी एक अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अभी जैसो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समीकरण में, आप ये 9 वाले की दूसरी समीकरण में देख सकते हैं, ये C6H12O6 + 6CO2 ये ग्लूकोज है कोशिकाओं में और ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, साथ में यहाँ पे ऊर्जा भी बनती है। इसलिए श्वसन को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे समीकरण दोस्तों देख सकते हैं कि C6H12O6 + 6CO2 6CO2 + 6H2 ये हो गई इसकी समीकरण, यानी यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम उदाहरण देख रहे हैं। और दोस्तों इसका अंतिम प्रश्न है जो आप देख रहे हैं, प्रश्न 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया में कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, इसलिए संयोजन वियोजन की विपरीत है। अब यहाँ पे संयोजन और वियोजन का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक ही एग्जाम्पल के द्वारा दोनों बातें आपको समझ में आ जाएंगी। संयोजन में क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल का निर्माण करेंगी, और दूसरे वियोजन में क्या होगा कि जो जल है वो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विभक्त हो जाएगा, यानी यहाँ पे संयोजन और वियोजन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों ये पहले पाठ के NCERT सिलेबस 2021 का नया पाठ्यक्रम उसके ये प्रश्न उत्तर थे, आपको कैसे लगे और पाठ के अंदर वाले प्रश्न हम का वीडियो बनाए या नहीं बनाए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक करें, लेकिन आपको करना ज़रूर है। और अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।